हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य का, उसका आगाज हो चुका है। और पिछली हमने 2 क्लास इसी से रिलेटेड जो शुरू की हैं, वो पहली यूनिट से हमने इसको शुरू किया है। पहली यूनिट हमारी कौन सी है? पहली यूनिट है हमारी भाषा विज्ञान की। और आज की जो क्लास है, यानी कि जो ये क्लासें होने वाली हैं, जो क्लासें चल रही हैं, वो किस किस के लिए उपयोगी हैं? जैसे कि हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है, जैसे कि हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी होती हैं, उसके बाद में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब्स होती हैं उनके लिए यूपी उपयोगी होती है। उसके साथ साथ हमारे जो यूपीएससी की जो क्लासेज आती हैं, जिसमें हम ऑप्शनल हिंदी साहित्य का चूज करते हैं, ऑप्शनल में हिंदी साहित्य जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके लिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें होने वाली हैं। तो मतलब कहने का ये, जिस जिस क्लास में भाषा विज्ञान को सिलेबस में रखा गया है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, और कह सकते हैं कि रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो आज की जो क्लास है, बहुत अच्छे से डिटेल में शुरू करेंगे। और जो क्लास थी आज जो हम शुरू कर रहे हैं, ये करेंगे हम जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, हमारी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनका वर्गीकरण चल रहा है। वर्गीकरण से पहले जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनकी पृष्ठभूमि को जाना था, कि पृष्ठभूमि में हमारी जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं कहां से निकली हैं, कैसे कैसे बनी हैं, क्या इनका इतिहास रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में उस पर चर्चा की है। तो जाएं, पहले पहली क्लास देखें, ठीक है, और अच्छे से क्रम बाय क्रम क्लास को देखते चलोगे तो एक सीक्वेंस तुम्हारा बनेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने वर्गीकरण को स्टार्ट करके, वर्गीकरण का जो पहला भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय था 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल चलता है। उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? उसके अंदर जो भाषाएं आती हैं वो वैदिक संस्कृत आती है, जिसका समय है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। उसके बाद में आती है लौकिक संस्कृत, जिसको हम मूल संस्कृत भी कहते हैं। उसका जो समय है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहां तक जो बात होती है 500 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक काल की, या वैदिक काल की नहीं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की बात होती है। इसके बाद में जो शुरू होता है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा शुरू होती है, जिसको आज हम, जो वर्गीकरण आज हम शुरू कर रहे हैं वो यही है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय चलता है। तो ये कितना समय हो गया? ये 1500 साल का, या 1500 वर्ष तक हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा चलती है। 500 साल पहले, यानी कि ईसा के जन्म के 500 साल पहले से शुरू होती है, और ईसा के जन्म के 1000 साल बाद तक चलती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, कि जिसको ईसा पूर्व और ईस्वी में फर्क नहीं समझ आता ना, वो ये सोचते हैं कि यार 500 ईसा पूर्व से चली है और 1000 ईस्वी तक चली, तो 500 साल हो गए, यानी कि 500 से 1000 तक 500 साल चली है। लेकिन उनको यह समझना पड़ेगा कि जो ईसा पूर्व जहां लग जाता है, वो ईसा पूर्व जो लग जाता है, उसका मतलब है कि जो क्रिश्चियन में ईसा मसीह बोलते हैं, उनके जन्म के 500 साल पहले से शुरू होती है। और ये हो गया ईस्वी पूर्व, जहां ईस्वी पूर्व होता है यानी कि जन्म के पहले से, ईसा के जन्म के पहले से, ठीक है। और जहां सिर्फ ईस्वी होता है वो होता है जन्म के बाद से शुरू होता है ईस्वी। तो यानी कि 500 साल पहले से शुरू हुआ है और 1000 साल बाद तक चली है क्या? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो ये हमारे 1500 वर्ष तक चलती है। यहां मैं लिख देता हूं कि क्या लिखना है, बताओ, तुम बता दो। चलो, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका समय रहता है। किसका समय रहता है जी? हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। किसका रहता है? मध्यकालीन भारतीय
आर्य भाषा का। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में जो हम भाषाएं देखते हैं वो हमारे सामने सबसे पहले पाली आती है, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद में प्राकृत आती है। प्राकृत का समय है, प्राकृत का क्या समय है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद में अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो ये कौन सी हो गई, ये हमारी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हो गई हैं। आज जो हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं वो कौन सी शुरू करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाली को। धमाकेदार शुरुआत करेंगे, बेहतरीन शुरुआत करेंगे, मजेदार शानदार शुरुआत करेंगे। उससे पहले पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, आपके साथ पढ़ाई कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही चीज जो है यही हमारा मोटिवेशन होती है। यही मोटिवेशन हमारे अंदर ऊर्जा भरती है, और ऊर्जा जब भरेगी तो बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने आएगा। तो आज जो हम शुरू करेंगे उससे पहले पहले अभी शेयर कर दो। बीच में मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, और बीच में पढ़ते वक्त ये करना भी सही नहीं होता है। तो आज हम शुरू करेंगे अपना पाली को। पहली भाषा है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की पहली भाषा है पाली। और पाली का जो समय है बताया था अभी मैंने, 500 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा के जन्म के 500 साल पहले से शुरू होती है और 1 ईस्वी तक यानी कि जन्म के समय तक चलती है। तो यह क्या हो गया, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली को ही प्रथम प्राकृत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाली को प्रथम प्राकृत भी बोला जाता है, ठीक है, पाली को प्रथम प्राकृत भी बोला जाता है। ठीक, अब यहां से जो इसका अर्थ है, पाली शब्द का जो अर्थ है वो बुद्ध के वचनों को संभालने वाली भाषा। यहां लिखा हुआ है ना, पारखतीति बुद्ध वचनम इति पाली, पारखतीति बुद्ध वचनम इति पाली, यानी कि कह सकते हैं इसका मतलब जो होता है बुद्ध के वचनों को पालने वाली भाषा, बुद्ध की या फिर बुद्ध के वचनों को रक्षा देने वाली भाषा। ठीक है, बुद्ध के वचनों की रक्षा करने वाली भाषा कौन सी है, पाली। अब ये जो अर्थ हो गया इसका पाली का, पाली शब्द का जो ये अर्थ हो गया, बुद्ध के वचनों को पालने वाली, रक्षा करने वाली, ये शब्द का अर्थ केवल, ये शब्द का जो अर्थ है यानी कि पाली शब्द का अर्थ बुद्ध वचनों का केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ था। जो त्रिपिटक ग्रंथ होते हैं मूल, उन्हीं के लिए इस शब्द का अर्थ जो था वो ये प्रयुक्त हुआ था कि बुद्ध के वचनों को पालने वाली, रक्षा करने वाली भाषा पाली है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, त्रिपिटक ग्रंथों के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पाली भाषा का जो अर्थ था, पूरी की पूरी पाली भाषा का अर्थ बुद्ध के वचनों के लिए नहीं था, सिर्फ त्रिपिटक ग्रंथों के लिए इस शब्द का, पाली शब्द का जो अर्थ निकाला गया था, सिर्फ, मैं कह रहा हूं बार बार, सिर्फ केवल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए इसका जो अर्थ निकाला गया वो क्या था, बुद्ध के वचनों की रक्षा करने वाली भाषा पाली है। त्रिपिटक ग्रंथों के लिए सिर्फ। त्रिपिटक ग्रंथ कितने होते हैं, त्रिपिटक ग्रंथों की संख्या होती है जी हमारे सामने 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, कितने हो गए, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का जो है, इसमें सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में है बुद्ध के उपदेश। क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, क्या है, संग्रह। बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जो विचारधाराएं दी हैं, जो उपदेश दिए हैं जिंदगी जीने के लिए, कि मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, मनुष्य के लिए क्या सही है, मनुष्य के लिए क्या गलत है, ये सब जो भी कुछ बताया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं जिंदगी जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, अपने ब्रह्मा के प्राप्ति के लिए, अपनी जो भक्ति है, बुद्ध धर्म की जो भी भक्ति है उसके लिए जो जो भी उपदेश दिए हैं,
किसी भी तरह का कोई भी उपदेश, यानी कह सकते हैं कि जो भी विचारधारा थी, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बुद्ध की जो भी विचारधारा थी, जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं, उन सभी का संग्रह जो है वो किसमें है? सुत्त पिटक में है। किसमें है? सुत्त पिटक में है। ठीक है, दूसरी बात आती है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में है संघ संचालन के लिए शिक्षा का संकलन। किसका? शिक्षा का संकलन। ठीक है, संघ संचालन के लिए शिक्षा का संकलन, जो कि गौतम बुद्ध ने संघ संचालन के लिए जो शिक्षा दी है, बुद्ध धर्म के लिए जो भी शिक्षा है, बौद्ध धर्म में या कोई भी शिक्षा किसी भी तरह के जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, समाज में जीवन यापन करने के लिए, अपनी जीविका व्यतीत करने के लिए, रोजगार के लिए, जिस भी तरह की जो भी शिक्षा है, उस सभी का जो संकलन है वो कहां मिलता है? मतलब कह सकते हैं कि कुल मिलाकर शिक्षा का जो, शिक्षा के बारे में जो कहा गया है वो क्या है? विनय पिटक है। यानी कि विनय पिटक को पढ़ करके शिक्षा प्राप्त की जाएगी, ये समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में हमारे सामने आता है कि धर्मों का विशद विश्लेषण मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है? विश्लेषण मिलता है। ठीक है, धर्मों का विश्लेषण है, धर्मों के बारे में अलग अलग कहा गया है अभिधम पिटक में। तो ये तीन ये क्या है? त्रिपिटक हैं। ये क्या है? त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। और तुमसे पूछ सकता है कि त्रिपिटकों की भाषा क्या है? त्रिपिटकों की भाषा क्या है? तो त्रिपिटकों की भाषा क्या होगी? हमारी पाली होगी। क्या होगी? पाली भाषा है। त्रिपिटकों की भाषा पाली है। और पाली के बारे में एक बात और लिख लेना। क्या लिखोगे? बोलो जल्दी। के भारत की, दिख रहा है ना यहाँ पे? मेरे पीछे तो नहीं आ रहा? चलो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, यहां आ जाता हूं। ठीक है, यहां देख लो जरा कि भारत की पहली देश भाषा, ठीक है, भारत की पहली देश भाषा क्या है? बोलो क्या है? पाली है। क्या है? पाली है। क्या है? पाली। भारत की पहली देश भाषा पाली है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? बोलो, बात क्लियर हुई यहां तक? आगे चले। अगर तो प्राकृत है, मतलब थोड़ा सा और इसके बारे में समझाना था यहीं पर, क्योंकि अगली स्लाइड पे प्राकृत है। मुझे एक चीज और समझानी थी पाली के बारे में। इसको मिटा देता हूं मैं ना, मिटा दूं, इसको हटा देता हूं। ये चीज नोट कर ली ना। यहां मुझे एक चीज और समझानी है पाली के बारे में। पाली के ग्रंथ हैं कुछ, व्याकरण ग्रंथ, उनके बारे में थोड़ा सा समझाना है कि पाली की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं। पाली की विशेषताएं, ध्वनि के आधार पर ना, ध्वनि के आधार पर दो तरह की विशेषताएं इसमें आती हैं। एक ध्वनि के आधार पर अगर हम विशेषता देखें तो उसमें दो नाम आते हैं, दो व्याकरणों के नाम आते हैं, एक कच्चायन और एक मोगलान। ठीक है, तो क्या है? कच्चायन के अनुसार देखो, कच्चायन ने जो पाली की ध्वनियां बताई हैं, कितनी? 41 ध्वनियां बताई हैं, जिसमें के 8 स्वर, ठीक है, और 33 व्यंजन। कच्चायन ने जो पाली के जो ध्वनियां बताई हैं, या वर्ण कह सकते हैं, जो हम वर्ण पढ़ते हैं ना, वर्णमाला में वर्ण जो पढ़ते हैं, तो कच्चायन ने क्या बताया? कच्चायन ने 41 बताए हैं। 41 में से जो 8 हैं वो स्वर हैं, 8 स्वर हैं, और जो 33 हैं वो व्यंजन है। ये किसने बताए हैं?
ये किसने बताए हैं? ये बताए हैं कच्चायन ने। ठीक है, एक विद्वान थे कच्चायन, पाली के बहुत बड़े व्याकरण रहे हैं, उन्होंने बताया है। और उनके बाद में आते हैं मोगलान। कौन? मोगलान। यहां देखो, मोगलान ने कितनी ध्वनियां बताई हैं? मोगलान ने 43 बताई हैं। 43 में से जो स्वर थे वो स्वर कितने बता दिए? 10। कितने? 10। और व्यंजन 33। यानी कि जो यहां कच्चायन ने 8 स्वर बताए थे, वहां मोगलान ने 2 बढ़ा करके 10 स्वर बता दिए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भाग है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि छूट रही थी, इसलिए मैंने इसको मिटा करके यहां दोबारा लिखा है इसको। ठीक है, ये चीज याद रखना। कच्चायन ने देखो व्यंजन दोनों के समान है। यहां पर तुम एक चीज याद रख सकते हो कि जो व्यंजन है, व्यंजन दोनों के समान है, व्यंजन दोनों के समान है 33। लेकिन कच्चायन ने स्वर कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। लेकिन मोगलान जब बाद में आते हैं, मोगलान ने 2 जोड़ दिए, उसमें क्या कर दिए? 2 8 में जोड़ दिए तो 10 स्वर हो गए। यानी कि जो अंतर है दोनों में सिर्फ किसका है? 2 स्वर का। ठीक है, 8 किसने बताए हैं? कच्चायन ने। मोगलान ने कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। याद रहेगा? ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है हमारी पाली की। और पाली के जो शब्द की उत्पत्ति के लिए भी बहुत सारे मत रहते हैं। पाली के पल्ली से कोई विद्वान कहते हैं कि पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसमें पल्ली का जो अर्थ होता है ग्राम। पल्ली का अर्थ क्या होता है? ग्राम। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ग्राम की भाषा पाली है या ग्रामीण भाषा पाली है, पल्ली शब्द से। कुछ विद्वान कहते हैं कि पाइल से, कुछ विद्वान कहते हैं पाइल से किसकी? पाली की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं पाइल से पाली की उत्पत्ति हुई है। तो अलग अलग विद्वानों के मत इसमें यहां सामने आते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला भाग है हमारा, क्या है? प्राकृत। ठीक है, प्राकृत है अगला भाग हमारा। प्राकृत को देखते हैं। प्राकृत के बारे में क्या है? प्राकृत का जो समय है, जो प्राकृत का समय है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। जो पाली का समय था, पाली का समय क्या था? पाली का समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब 1 ईस्वी के बाद में प्राकृत आती है। 1 ईस्वी के बाद में प्राकृत आती है और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय चलता है। ठीक है, अब यहां इसको देखो, जो पाली थी उसको क्या कहा गया था? प्रथम प्राकृत। अब प्राकृत को जो कहा जाता है वो द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इनको एक विश्लेषण के अनुसार देखें या फिर वर्गीकरण के अनुसार देखें, इन सभी को, तीनों भाषाओं को प्राकृत ही कहा गया है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को, इनको प्राकृत ही कहा गया है। इनके नाम दिए गए हैं क्या क्या? पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को ही द्वितीय प्राकृत, और जो अपभ्रंश आएगी वो तृतीय प्राकृत के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर इनको अलग अलग नाम से जाने तो पहली पाली है, दूसरी प्राकृत है, तीसरी अपभ्रंश है। इनको प्राकृत की श्रेणी में रखा गया था तो इसलिए इनको प्रथम द्वितीय कहा जाता है। तो ये होती है हमारी, जो असल में जो प्राकृत है उसको द्वितीय प्राकृत कहते हैं। ठीक है, ये द्वितीय प्राकृत हो गई। अब बात समझ में आती है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां देखो कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ो जरा। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? जो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की एक वर्गीकरण है ना, दूसरा वर्गीकरण, जो हम पूरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जो दूसरा हम पूरा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उस पूरे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को पूरे को क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा भी कहते हैं, पूरे को ही। ठीक है, तो इसीलिए पूरे को प्राकृत कहा गया है। इसीलिए प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश इसलिए कहा गया है। समझ में आया? मैं यहां देखो, 1 मिनट पीछे जाता हूं, पीछे स्लाइड पे जाकर बताता हूं। जो ये लिखा हुआ है ना, क्या? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिनका समय बताया गया था, क्या बताया गया था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो इसको पूरे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है।
अब पूरे को यह प्राकृत के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें जो भी भाग आएंगे जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनको क्या कहा गया है? प्रथम प्राकृत पाली को, द्वितीय प्राकृत प्राकृत को, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को, इस तरह से इनको कहा गया है। समझ में आ गया होगा? बोलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां द्वितीय प्राकृत हो गया। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत की उत्पत्ति के संबंध में दो मत हमारे सामने प्रचलित होते हैं। क्या मत होते हैं हमारे सामने? दो। देखो यहां देखो, प्राकृत जो है वो प्राचीनतम प्रचलित है, ठीक है, प्राचीनतम बहुत पुरानी प्रचलित है। जो प्राकृत है वो बहुत पुरानी यानी कि बहुत प्राचीनतम चलती आ रही है। नामी साधु एक विद्वान रहे हैं। नामी साधु ने इसका निर्वाचन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? प्राक पूर्व कृतम प्राकृत। इसका जो मतलब है वो क्या है? प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है। जो भाषा पहले से चलती आ रही है, पूर्व से मतलब जो पहले से चलती आ रही है वो प्राकृत है। जो भी भाषा, जो भी चीज हमारी पहले से चलती आ रही है वो प्राकृत है। ठीक है, एक मत तो हमारा ये हो गया। ठीक है, पहला मत हमारा ये हो गया, जो भी भाषा पहले से या पूर्व से चलती आ रही है या प्रचलित में है वो प्राकृत है। ठीक है, दूसरा मत क्या है? दूसरा मत यहां है, जो नामी साधु हैं यही वाले, ठीक है, नामी साधु ने काव्य अलंकार की टीका, काव्य अलंकार क्या है? जो भामा है, भामा का जो ग्रंथ है काव्य अलंकार, उसकी टीका में लिखा है। क्या लिखा है? भामा के काव्य अलंकार की टीका में जो उनका टीका लिखी है, इन्होंने टिप्पणी जिस पर करते हैं ना, टीका बदल के, जो भाषा को बदल करके टीकाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, एक ग्रंथ है, उसके कई रूपों में अलग अलग विद्वान उसको अलग अलग तरह से लिखते हैं, तो उसको टीका बोलते हैं। तो उसी में नामी साधु ने भी एक टीका लिखी है काव्य अलंकार पर। उसमें लिखा है, प्रकृतेति सकल जगत जंतुनाम व्याकरण आदि मिर्नाहत संस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति तत्र भव सेव व प्रकृतम। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सकल जगत के जो जंतु हैं, यानी कि संपूर्ण जगत के जंतुओं के व्याकरण आदि के संस्कारों से रहित मतलब बिना संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। ठीक है, ये दो मत हो गए किसके बारे में? जो प्राकृत की शब्द की उत्पत्ति है, प्राकृत के उत्पत्ति के संबंध में दो मत हो गए। एक मत और आता है जो इन दोनों से अलग है, वो है वाक्पतिराज का। एक विद्वान थे वाक्पतिराज ने गौड़ वहो में लिखा है, इनका एक ग्रंथ है गौड़ वहो। किसका? वाक्पतिराज का गौड़ वहो। इसमें लिखा है, शैलाओ एयम वया विसंगति एतो यणेति वायाओ एतम समुद्रम चिन्ह ऋणेति सैराओ चिये जलाई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है, जल जो है वो सागर में प्रवेश करता है और सागर से ही उत्पन्न होता है या सागर से ही निकलता है, वैसे ही हर एक भाषा, हर एक बोली प्राकृत में प्रवेश करती है और प्राकृत से ही निकलती है। तो इसका मतलब यह है क्या? शैलाओ एवं वाया विसंगति एतो रणेति वायाओ एतम समुद्रम चिन्ह रणेति यसायराओ चिये जलाई। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों मतों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाक्पतिराज का है, पूछा जा सकता है। तो प्राकृत के बारे में ये सब बातें हो गई। ठीक है, यहां कुछ एक और पॉइंट आता है कि प्राकृत के बारे में अब तक जो देखा था वो तो बेसिक चीज थी। अब कुछ विद्वान हैं जो कि मानते हैं प्राकृत का जन्म जो हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। ये प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है, यहां लिखा है ना, प्राकृत की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। ठीक है, वहां पीछे हम देख रहे थे, वो कह रहे थे कि प्राकृत से ही उत्पत्ति हुई है, हर एक चीज प्राकृत है। ठीक है, यहां ये विद्वान कह रहे हैं। इन विद्वानों में कौन कौन है? हेमचंद, मार्कंडे,
ठीक है, मार्कंडेय, वासुदेव, ठीक, विद्याधर और देव सिंहमणि। तो ये वो विद्वान हैं जो कि मानते हैं कि प्राकृत का जन्म कहां से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। ठीक है, अब यहां के बाद में एक चीज आती है कि जो हमारी द्वितीय प्राकृत है, द्वितीय प्राकृत को क्या कहते हैं, साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, साहित्यिक प्राकृत कहते हैं सिर्फ द्वितीय प्राकृत को, प्रथम प्राकृत पाली को नहीं, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को नहीं, जो द्वितीय प्राकृत है उसको साहित्यिक प्राकृत भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहां लिख लेना, जो प्राकृत के सबसे प्रथम, प्राकृत के सर्वप्रथम विद्वान कौन आते हैं सामने, वररुचि। ठीक है, और वररुचि का जो ग्रंथ है वो क्या है, प्राकृत प्रकाश है। क्या है, प्राकृत प्रकाश। ठीक है, और दूसरे कौन आते हैं महत्वपूर्ण विद्वान, कौन से आते हैं, हेमचंद्र। प्राकृत के महत्वपूर्ण विद्वान कौन है, हेमचंद। और हेमचंद का जो ग्रंथ है वो क्या है, प्राकृत, इनमें दोनों में कंफ्यूजन होता है, प्राकृत व्याकरण। वररुचि का प्राकृत प्रकाश है। ठीक है, वररुचि का प्राकृत प्रकाश है और हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण है। ठीक है, प्राकृत व्याकरण किसका है, हेमचंद का। प्राकृत प्रकाश किसका है, वररुचि का। और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाणिनि कहा जाता है। किसको, हेमचंद को। याद रख लेना। यहां तक हमारी बात हो गई है कंप्लीट, किसकी, प्राकृत की। तो हमने अब तक कितनी भाषाएं देख ली हैं, हमने अब तक पाली को कंप्लीट कर लिया है, हमने प्राकृत को कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है कि इससे बाहर कोई भी पॉइंट नहीं बचता, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सके। अगर फिर भी तुम्हें कुछ लगता हो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक साझा करना बिल्कुल ना भूलें, अपने सभी मित्रों तक इसको साझा करें। बस इतना सा कहना था। और आगे चलते हैं, अपने अपभ्रंश को शुरू करते हैं। अपभ्रंश के बारे में देखते हैं। अपभ्रंश के बारे में क्या कहेंगे हम, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय आता है। अपभ्रंश का जो समय आता है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीय प्राकृत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, तृतीय प्राकृत। ठीक है, अब तृतीय प्राकृत इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश को यहां लिखा हुआ नहीं है स्लाइड पे, मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना। अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण हम यहां पढ़ रहे हैं ना इस क्लास में, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा वह, और इसके बाद में जो आने वाला वर्गीकरण है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है अपभ्रंश को। यानी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो अपभ्रंश पर खत्म होती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश पर खत्म होती जाती है और इसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा शुरू होती जाती है। एक पॉइंट यहां से तुमसे पूछ सकता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी क्या है, जो दोनों को मिलाती है, वो क्या है, वो हमारे सामने अपभ्रंश है। जैसे कि हम मान सकते हैं, जैसे हम
कह सकते हैं कि हम यूपी में से चले, हम यूपी के बरेली से, मुरादाबाद से, ठीक है, कहीं से भी किसी जिले से चले और हम दिल्ली जाना चाहते हैं, इन जिलों से होकर के दिल्ली जाना चाहते हैं। यूपी से हम चले तो कहां जाएंगे? हम गाजियाबाद जाएंगे, गाजियाबाद से हम दिल्ली में जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यूपी और दिल्ली के बीच की कड़ी क्या है? गाजियाबाद है। गाजियाबाद में ही हमारी यूपी खत्म होती है और गाजियाबाद से ही हमारी दिल्ली शुरू हो जाती है। अगर हम उधर से आए, उधर से हम कहें कि हरियाणा से हम चले, हरियाणा से हम दिल्ली जाना चाहते हैं, तो हरियाणा से जब हम फरीदाबाद होते हुए दिल्ली आते हैं तो हम फरीदाबाद को कह सकते हैं कि हरियाणा और दिल्ली के बीच की कड़ी है। क्योंकि जब उधर से हम चलते हैं हरियाणा से फरीदाबाद की तरफ से, तो फरीदाबाद वहां खत्म होता है और दिल्ली वहां शुरू होती है। थोड़ा सा हिस्सा फरीदाबाद का दिल्ली में भी आ जाता है, तो इसलिए उसको दिल्ली और हरियाणा के बीच की कड़ी माना जाता है। वैसे ही गाजियाबाद को यूपी और किसकी, दिल्ली के बीच की कड़ी माना जाता है। तो वैसे ही यहां जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसके बीच की और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? अपभ्रंश को माना जाता है। अब ये बात यहां से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है। मैं देखता हूं यहां कुछ जगह है क्या लिखने के लिए? नो 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 नो, चलो यहां समझ लो। जैसे अपभ्रंश को मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानते हैं, वैसे ही हम इनके जो भाग हैं, मध्यकालीन की जो तीसरी भाषा है, आखिरी कौन सी है? अपभ्रंश है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जब हम जाएंगे उसकी पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? वो पुरानी हिंदी है। पहली है पुरानी हिंदी, इसकी आखिरी है कौन सी? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? अवहट्ट है। लिख लेना इस पॉइंट को भी। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी अपभ्रंश। फिर उसके बाद में आता है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी क्या है? अवहट्ट है। ये दो क्वेश्चन है, इनको लिख लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना अपभ्रंश को। भर्तृहरि के वाक्पदियम, इनका एक ग्रंथ है वाक्पदियम में के अनुसार सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न, जो संस्कृत के मानक या स्टैंडर्डाइज्ड जो शब्द होते हैं उनसे अलग संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को, कैसे शब्दों को? संस्कारच्युत, ठीक है, और भ्रष्ट और अशुद्ध जो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के मानक शब्दों से अलग हैं, भिन्न हैं, उन शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। किसने दी है? व्याडी ने दी है। यहां पॉइंट तुमसे पूछा जा सकता है कि किसने अपभ्रंश शब्द की संज्ञा दी है? किसको? मानक शब्दों से भिन्न को व्याडी ने। लेकिन कहा किसने है? इस बात को कहा किसने? भर्तृहरि ने वाक्य पदियम ग्रंथ में, ठीक है। यहां शब्द संस्कारहीनो यो गोरीति प्रियुयुक्षते तमपभ्रंश मिच्छन्नति विशिष्टार्थ निवेशितम, ठीक है। तो ये क्या कहा, किसने कहा है? ये किसने लिखा है? ये लिखा है भर्तृहरि ने, ठीक है। आगे चलते हैं। व्याडी की पुस्तक का नाम, यहां जो व्याडी के बारे में आया है, व्याडी की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का प्रमाणिक प्रयोग किसने किया है? ये कुछ फैक्चुअल है। किसने किया है? पाणिनि ने किया है, पतंजलि ने किया है। किसने किया है? पतंजलि ने महाभाष्यम में, पतंजलि के महाभाष्यम में अपभ्रंश शब्द का प्रमाणिक प्रयोग मिलता है। तुमसे पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश शब्द का प्रमाणिक प्रयोग किसने और कहां किया है? तो कह सकते हो पतंजलि के महाभाष्य में प्रमाणिक प्रयोग मिलता है। फिर यहां आते हैं, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण कहां मिलते हैं? अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हमें मिलते हैं कहां? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। कहां? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में।
ठीक है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश के सबसे प्राचीन या सबसे पुराने उदाहरण तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो यहां तक कुछ बात हो गई है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पर। अभी अपभ्रंश ही हमारा चल रहा है, ठीक है। अपभ्रंश को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा उदय नारायण तिवारी के अनुसार, जो हमारे विद्वान रहे हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ठीक है, और उदय नारायण तिवारी, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग जो मानते हैं वो चंड, यहां ठीक है, चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। यानी कि एक चंड है जो कि 6वीं शताब्दी में है, ठीक है, उनका एक ग्रंथ है प्राकृत लक्षण, उसमें अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है चंड ने। इस बात को कह कौन रहा है, मान्यता कौन दे रहा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बारे में यहां थोड़ा सा देख लो जरा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को ला और ला से ला या ला और ला की भाषा कहा है। क्यों? क्योंकि जो अपभ्रंश भाषा है ना, उसके अगर तुम दोहे भी दोगे तो उसमें तुम्हें अधिकतर ला 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 की पुनरावृत्ति मिलेगी, ठीक है। इसलिए कहा गया है ला और ला की भाषा। किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी ने, ठीक है। आचार्य दंडी आते हैं यहां। दंडी ने अपने काव्यादर्श में समस्त वांग्मय को, जो वांग्मय होता है, अब वांग्मय क्या है? साहित्य से भी पहले जो भी कुछ लिखा गया, शुरुआत में लिखने की प्रथा नहीं थी, लिखने की प्रथा नहीं थी, अपने मुंह से जो कह दिया। क्योंकि सबसे पहले अगर हम साइंस के अनुसार जाएं तो जो मानव था वो जंगलों में, आदि मानव था, जंगलों में रहता था, वो इशारों की भाषा बोलता था, जिसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। पशु पक्षियों की भाषा भी ये इशारों की भाषा होती है। और उसके बाद में जैसे जैसे मनुष्य का मानव विकास हुआ, उसमें उसकी जुबान का भी विकास हुआ। वो बातों को आदान प्रदान करने के लिए अपनी जुबान का प्रयोग करने लगे, ठीक है। उसके बाद में और थोड़ा विकास हुआ मानव का, तो वो लिखना शुरू किया। और जब लिखना शुरू किया, उस समय जो भी कुछ लिखा जा रहा था, ठीक है, जो भी कुछ लिखा जा रहा था, तो कुछ भी लिखा गया, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो साहित्य हो, उस सभी को वांग्मय कहा गया। अब यहां आचार्य दंडी ने वांग्मय के 4 भाग किए हैं। 4 भाग कौन कौन से किए हैं? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र। मिश्र कौन सा? इन सभी का मिश्र। एक संस्कृत है, एक प्राकृत है, एक अपभ्रंश है और एक मिश्र है। इसको याद कर लेना, पूछा जा सकता है, ठीक है। दंडी ने अपभ्रंश को आभीर भी कहा है, यानी कि आभीरोक्ति, आभीर, आभीरी, ठीक है, ये अलग अलग नाम होते हैं। दंडी ने क्या कहा है? आभीर कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के नाम विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, ओहट, अवहट, अवहट्ठ, पटमंजरी, अवहत्थ आदि इसके नाम है। किसके? अपभ्रंश के, ठीक है। यहां तक हमारी अपभ्रंश की बात हो गई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का यहां पर समापन हो जाता है अपभ्रंश पर। और इससे आगे हम जो शुरू करेंगे अपना आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को शुरू करेंगे, ठीक है। जो हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का विकास था, वो वर्गीकरण आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और जहां तक उम्मीद होती है क्वेश्चनों की, उतनी डिटेल में मैंने यहां तुम्हें यहां डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आया होगा, बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और अपने सभी दोस्तों तक, सभी मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, महिलाएं मित्रों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें, तुम्हें दुआएं दे सकें। देखो, मेहनत के साथ साथ दुआ भी बहुत जरूरी होती है। मेहनत तुम रात दिन करते रहोगे, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत कम कर लोगे, थोड़ी दुआ ज्यादा मिल जाएगी, तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि दुआ का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।